हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है मादा जनन अंग, और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नर जनन अंग। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक्स पे, है ना। आज का टॉपिक है मादा जनन अंग, है ना। इसके सारे पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जानेंगे, है ना। लेकिन इसके सारे पॉइंट्स को जानने से पहले, है ना, पढ़ने से पहले इस फिगर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है वो सब पॉइंट्स, यानी कि सारे पॉइंट्स इस फिगर पे ही आधारित है। तो इस पॉइंट्स को जानने से पहले हम लोग को इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है, यानी कि किस पार्ट का क्या नाम है ना, और किस पार्ट का क्या काम होता है। तो चलते हैं फिगर पे बिना देर किए हुए। तो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे फिगर में दो अंडाकार जो संरचना दिख रहा है उसे बोलते हैं अंडाशय। समझ में आ गया। और प्रत्येक स्त्री में जो अंडाशय होती है वह एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। और संख्या में बोले तो दो। समझ में आ गया। प्रत्येक स्त्री में जो अंडाशय होती है वह एक जोड़ी होती है, और संख्या में बोले तो दो की संख्या में होती है। उसके बाद देखेंगे कि अंडाशय के ऊपर दो नलीनुमा संरचना है जो ऊपर की ओर गई हुई है ना। तो यह नलीनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। और फैलोपियन नलिका भी एक जोड़ी होती है, और संख्या में बोले तो दो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अंडाशय के ऊपर जो नलीनुमा संरचना है उसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका या तो अंडवाहिनी नली। समझ में आ गया। और यह अंडवाहिनी नली आगे की ओर आकर गर्भाशय से जुड़ी होती है। समझ में आ गया। स्त्री में जो गोलाकार यह संरचना होती है उसे बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय होती है संख्या में दो, और जोड़ा में बोले तो एक जोड़ा, है ना। और अंडाशय के ऊपर जो नली होती है उस नली को बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं अंडवाहिनी या तो फैलोपियन नली। और वह फैलोपियन नली गर्भाशय से, है ना, गर्भाशय से आकर यहाँ पे जुड़ी होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो खाली संरचना है इस संरचना को बोलते हैं क्या, गर्भाशय। यहाँ पे बीच में जो खाली संरचना दिख रहा है इस संरचना को बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय के ऊपरी हिस्सा यानी ऊपरी भाग, यहाँ पे देखिए गर्भाशय हो गया, और गर्भाशय के ऊपरी भाग जो ये है ये चौड़ा होता है ना, चौड़ी होती है। और इसके नीचे की ओर जो जाएंगे, है ना, यहाँ पे नीचे की ओर जो भाग है यह संकरा यानी कि पतला होता है। और इस संकरे भाग को बोलते हैं क्या, ग्रीवा या तो सर्विक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। गर्भाशय के ऊपर में भाग जो होता है वह चौड़ा होता है, और उसके निचली भाग है वो होती है संकरा यानी कि पतली होती है। तो उस पतले भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा या तो सर्विक्स बोलते हैं ना। तो ग्रीवा है वह नीचे की ओर आकर, है ना, ग्रीवा नीचे की ओर आकर यहाँ पे योनि में खुलती है, ठीक है। पूछा जाएगा कि ग्रीवा नीचे की ओर कहाँ खुलता है, तो वह योनि में खुलता है। तो देखिए यहाँ पे पतले भाग है उसको ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा है जो नीचे की ओर आकर खुली हुई है तो ये योनि है ना। तो ग्रीवा के नीचे स्थित योनि होती है, तो ग्रीवा है वो आकर योनि में खुलती है, ठीक है। और यह योनि है वो नीचे की ओर आकर जो लास्ट में बाहर खुलती है उसे बोलते हैं बलवा या भग, है ना। और बलवा और भग जो है ना, बलवा बोलिए या भग बोलिए दोनों सेम है। बलवा जो है वह एक पतली झिल्ली से ढकी होती है। हाइमन झिल्ली क्या है, तो एक पतली लचीली झिल्ली होती है, इसमें एक छोटा छिद्र होता है जो पहली बार संभोग करने से या तो चोट आदि लगने से यह टूट जाती है, और इस झिल्ली का पुनर्निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गया। फिगर को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम लोग इसके सारे पॉइंट्स को बारी बारी से देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका में। तो सबसे पहले देखेंगे कि मादा के जनन अंग, है ना। तो मादा के जनन अंग उदर गुहा के नीचे दोनों जगहों के बीच स्थित होती है, जिसमें से मादा के प्रमुख जनन अंग कुछ कुछ होते हैं, है ना। जिसमें से पहला है अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि और भग या बलवा। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, अंडाशय। तो अंडाशय बता चुके हैं कि स्त्री में, है ना, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। अगर संख्या में बोले तो दो, और अंडाशय में ही अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। और यह अंडाशय उदर गुहा के नीचे, है ना, यह अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रोणि गुहा में स्थित होती है। और यह एक पतली झिल्ली के द्वारा, है ना, एक पतली झिल्ली के द्वारा, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। समझ में आ गया। पेरिटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा ये अंडाशय जो है
उदर गुहा के दीवार से जुड़ी हुई होती है। समझ में आ गया। और इस अंडाशय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है ना। उस आवरण का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक आवरण होती है जिससे अंडाशय ढकी हुई होती है। और यह जो आवरण होता है संयोजी ऊतक की बनी होती है। समझ में आ गया। आवरण जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, यह बना होता है किससे, तो संयोजी ऊतक से। और इस आवरण के नीचे एक जनन एपिथेलियम भाग पाया जाता है और इसी में क्या होता है, तो अंडाणु विकसित होते हैं। समझ में आ गया। यह क्या था, अंडाशय। फिर से देखेंगे अंडाशय क्या है, तो यह उदर गुहा के नीचे है ना, श्रोणि गुहा में स्थित होती है। और यह अंडाशय गर्भाशय से एक पतली झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होती है। उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम झिल्ली। समझ में आ गया। और अंडाशय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह आवरण संयोजी ऊतक की बनी होती है ना। और आवरण के नीचे एक जनन एपिथेलियम भाग पाया जाता है जिसमें अंडाणु विकसित होते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी पाई जाती है, संख्या में बोले तो 2। ठीक है। और यह नली अंडाशय के ऊपर भाग से शुरू होकर और गर्भाशय से जाकर जुड़ी हुई होती है। ठीक है। प्रत्येक नली अंडाशय के ऊपर से शुरू होकर और गर्भाशय से जाकर जुड़ी हुई होती है। और इस फैलोपियन नलिका का अगला भाग जो होता है वह चौला कीप के समान होता है जिससे अंडाणु आसानी से नली में प्रवेश कर सके। ठीक है। और यह जो होता है फैलोपियन नलिका, यह मांसल एवं संकुचनशील होता है। इसकी भीतरी सतह पर सिलिया पाया जाता है जिससे क्या करता है, तो अंडाणु में गति प्रदान करता है, यानी आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो सिलिया क्या है, तो वह गतिशील होता है जिसके द्वारा उसको टेलते टेलते यानी कि धक्का देकर आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। तो समझ में आ गया। यह क्या है, तो फैलोपियन नलिका जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय से जाकर जुड़ी हुई होती है। और फैलोपियन नलिका का अगला भाग है वह चौला कीप के समान होता है जिससे अंडाणु आसानी से नली में प्रवेश कर सके। और यह मांसल एवं संकुचनशील होता है। इसकी भीतरी सतह पर सिलिया पाई जाती है जो अंडाणु को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। तो यह था फैलोपियन नलिका। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, तो यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना होती है। समझ में आ गया। यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना होती है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होती है जिसका आकार लगभग त्रिकोण होता है। जैसे कि फिगर में देखिए गर्भाशय क्या है, तो यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान संरचना होती है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होती है जिसका ऊपरी भाग है ना, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग संकरा होता है। गर्भाशय के ऊपरी भाग जो होता है वह चौड़ा होता है और इसके दोनों कोना में है ना एक नली जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका। समझ में आ गया। गर्भाशय ऊपर की ओर चौड़ी भाग होती है और नीचे की ओर होती है वो पतली होती है। और ऊपर की भाग जो होती है जो दोनों कोना में एक नली आकर जुड़ी हुई होती है जिसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका। और गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। गर्भाशय की जो गुहा है, इस गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। और गर्भाशय समान स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है जबकि गर्भावस्था के समय 8वें महीने में 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी और अंडाकार हो जाती है। समझ में आ गया। समान स्थिति में इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है लेकिन जब गर्भावस्था का समय आता है तो यह 8वें महीना में 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी और अंडाकार हो जाती है। और यह शिशु के बाद पुनः छोटा हो जाता है लेकिन पहले की अवस्था में न आकर उससे थोड़ी बड़ी रह जाती है। समझ में आ गया। समान स्थिति में गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है जबकि गर्भावस्था के समय यानी कि 8वें महीने में 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी और अंडाकार हो जाती है। लेकिन शिशु के जन्म के बाद यह पुनः छोटी हो जाती है लेकिन पहले की अवस्था में न आकर उससे थोड़ी बड़ी रह जाती है। और गर्भाशय के निचला जो भाग है वह पतला यानी कि संकरा होता है जो नीचे की ओर आकर योनि में खुलता है। इस नीचे की ओर जो गर्भाशय की नीचे की ओर पतली भाग है यानी संकरा भाग है जिसे ग्रीवा कहते हैं, यह नीचे की ओर आकर योनि में खुलती है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे योनि। योनि क्या है ना, तो योनि यहाँ पे
पेशीय नली के समान रचना होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया। योनि पेशीय नली के समान रचना होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवार जो है पेशीय तथा तंतुमय संयोजी ऊतक के बनी होती है जो फैलने योग्य होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे योनि क्या है, तो यह पेशीय नली के समान रचना होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवार है वह पेशीय तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है जो फैलने योग्य होता है और योनि है वह नीचे की ओर बाहर खुलता है एक छिद्र के द्वारा। उस छिद्र का नाम होता है भग या बलवा। ठीक है, भग या बलवा जो है एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे बोलते हैं हाइमन। समझ में आ गया। भग या बलवा है वह एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे बोलते हैं हाइमन, है ना। हाइमन है एक पतली झिल्ली लचीली होती है और इस हाइमन में एक छोटा छिद्र होता है जो पहली बार संभोग या मैथुन के समय यह टूट जाता है या तो चोट लगने से भी यह झिल्ली टूट जाती है जिसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गया। हाइमन क्या है, यह एक पतली झिल्ली होती है जिसमें एक छोटा छिद्र होता है जो पहली बार संभोग के समय या चोट आदि लगने से यह टूट जाती है, इसका निर्माण पुनः नहीं होता है। समझ में आ गया। यह योनि जो है पुरुष के लिंग को ग्रहण करती है जिससे वीर्य का स्खलन होता है और शुक्राणु को आगे की ओर की गर्भाशय में जाने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया। तो यह था योनि। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे निषेचन। निषेचन क्या है, तो संभोग के समय जब नर का वीर्य मादा की योनि में स्खलित होती है तो वीर्य में उपस्थित शुक्राणु गतिशील होती है ना। वह गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और शुक्राणु है वह पुच्छ के सहारे गति करती है और पुच्छ के सहारे गति करते करते वह आगे पहुंचती है और गर्भाशय से होते हुए वह फैलोपियन नली के अगले भाग में पहुंच जाते हैं और वहां से आगे की ओर मात्र एक ही शुक्राणु जाते हैं, है ना। फैलोपियन नलिका के अंदर मात्र एक ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं जो अंडाणु से मिलकर निषेचन की क्रिया करती है, लेकिन बाकी जो शुक्राणु बच गया वह नष्ट हो जाते हैं, है ना। आधा शुक्राणु है वह स्टार्टिंग में ही गर्भाशय में जाते जाते रास्ता में ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो बच गया जो आगे जाते जाते फैलोपियन नली के अगले भाग में पहुंच जाते हैं और वहां से मात्र एक ही शुक्राणु है जो फैलोपियन नली के अंदर प्रवेश करती है जहां से अंडाणु से मिलकर निषेचन की क्रिया करती है और बाकी जो शुक्राणु बच गए वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो फैलोपियन नलिका में शुक्राणु पहुंच जाते हैं वह करीब 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। समझ में आ गया। तो फैलोपियन नलिका में शुक्राणु कितने देरी जीवित रहते हैं, तो 12 घंटे। ठीक है, फैलोपियन नली में जो शुक्राणु पहुंचते हैं वही मात्र निषेचन की क्रिया कर सकते हैं अंडाणु से मिलकर, अब बाकी जो बच गए वो सब नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो यह था आज का टॉपिक। इसके पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।